नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत की अर्थव्यवस्था के एक ऐसे ड्राइवर की बात करने वाले हैं जो सिर्फ रिसर्च लैब्स तक सीमित नहीं है। हम बात कर रहे हैं इंडिया की बायो इकोनॉमी की। एक ऐसा सेक्टर जो असल में हमारी मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बहुत बड़ा पिलर बन चुका है। पॉलिसी और इकोनॉमी को समझने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए, या कह लें एक सीरियस लर्नर के लिए, इसे डिकोड करना बिल्कुल क्रूशियल है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ट्रिलियन डॉलर ब्लूप्रिंट की गहराई में उतरते हैं। सीधा इस चौंकाने वाले फिगर पर आते हैं, 1995 बिलियन डॉलर्स। और पता है, ये कोई बहुत दूर का हवाई अनुमान नहीं है। ये वो विशाल वैल्यूएशन है जहां भारत का बायो इकोनॉमी सेक्टर 2025 तक पहुंचने वाला है। आप इस नंबर की स्केल का अंदाजा लगाइए। ये साफ तौर पर बताता है कि ये सेक्टर अब कोई साइड प्रोजेक्ट नहीं रहा, बल्कि हमारी इकोनॉमी का एक मेन स्ट्रीम पावर हाउस बन चुका है। अब जरा इस ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को देखिए, जो लिटरली हैरान करने वाली है। 2014 में यह सेक्टर सिर्फ 10 बिलियन डॉलर के आसपास था, और अब 2025 के लिए 195 बिलियन का टारगेट, मतलब महज एक दशक में लगभग 20 गुना का शानदार जंप। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कोई तुक्का नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितनी मजबूत स्ट्रक्चरल प्रोग्रेस हुई है और क्यों इंडिया एक ग्लोबल बायोटेक हब के रूप में तेजी से उभर रहा है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए हमने इस एक्सप्लेनर को 5 लॉजिकल हिस्सों में बांटा है। पहले हम समझेंगे कि ये बायो इकोनॉमी आखिर है क्या, फिर इसकी शानदार ग्रोथ ट्रैजेक्टरी देखेंगे। इसके बाद हम अहम सरकारी पॉलिसियों, सामने खड़ी कुछ बड़ी चुनौतियों और आखिर में वे फॉरवर्ड यानी भविष्य की स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। चलिए सीधे पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं, डिकोडिंग इंडियाज बायो इकोनॉमी। आखिर इसका असली मतलब क्या है? देखिए, अगर हम इसे आसान भाषा में डिकोड करें तो बायो इकोनॉमी का सीधा सा मतलब है जैविक संसाधनों यानी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का स्मार्ट और नॉलेज बेस्ड इस्तेमाल करना। इसका मकसद एक सस्टेनेबल सिस्टम के अंदर नए प्रोडक्ट्स, प्रोसेस और सर्विसेज तैयार करना है। तो अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ खेती किसानी तक सीमित है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी, बायो एनर्जी और बायो मैन्युफैक्चरिंग जैसे बेहद आधुनिक और हाईटेक सेक्टर्स भी शामिल हैं। आसान शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां हमारी इकोनॉमी और एनवायरनमेंट दोनों एक साथ ग्रो करते हैं। अब अगर हम इसके अलग अलग हिस्सों को देखें तो पूरी पिक्चर और भी साफ हो जाती है। आप देखेंगे कि सबसे बड़ा हिस्सा, करीब 47%, बायो इंडस्ट्रियल सेक्टर का है। इसमें एंजाइम और एडवांस्ड डीएनए तकनीक का इस्तेमाल करके बायो बेस्ड केमिकल्स बनाए जाते हैं। उसके ठीक बाद आता है बायोफार्मा, ये बायोमेडिकल, जो 35% होल्ड करता है, जिसमें आपकी सारी मॉडर्न दवाइयां और मेडिकल डिवाइस आते हैं। बायो रिसर्च 9% और बायो एग्री, जिसमें बीटी कॉटन जैसी फसलें आती हैं, वो महज 8% है। तो यहाँ की टेकअवे क्या है? यही कि इस पूरे सेक्टर की जो असली ड्राइविंग फोर्स है ना, वो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और मेडिसिन ही है। बेसिक्स क्लियर हो गए, तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की ओर, द रिमार्केबल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। जरा देखते हैं कि जमीनी और ग्लोबल स्तर पर यह ग्रोथ कैसी दिखती है। जब हम रीजनल लेवल पे इस ग्रोथ को एनालाइज करते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन पूरे देश में एक जैसा नहीं है। यहाँ महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्य स्पष्ट रूप से लीड कर रहे हैं। महाराष्ट्र अकेले पूरी इंडिया की बायो इकोनॉमी में लगभग 21.4% यानी करीब 35.45 बिलियन डॉलर का भारी भरकम योगदान दे रहा है। और कर्नाटक भी कुछ खास पीछे नहीं है, वो 19.5% के साथ दूसरे नंबर पर है। ये राज्य ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इनके पास एक बहुत ही मजबूत रिसर्च और इंडस्ट्रियल बेस पहले से मौजूद है। स्टेट लेवल से थोड़ा जूम आउट करके अगर हम नेशनल और ग्लोबल पिक्चर देखें तो कुछ डेटा पॉइंट्स आपको जरूर याद रखने चाहिए। अभी के समय में ये सेक्टर हमारी टोटल जीडीपी में लगभग 5% का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। ये कुछ छोटी बात नहीं है। और ग्लोबल लेवल पर बात करें, इंडिया इस वक्त एशिया पैसिफिक रीजन में तीसरे स्थान पर है और बायो मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पूरी दुनिया में हम 12वें नंबर पर मजबूती से खड़े हैं। ये हमारे बढ़ते हुए ग्लोबल दबदबे का सीधा सबूत है। अब जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी स्ट्रक्चरल ग्रोथ बिना किसी सॉलिड पॉलिसी सपोर्ट के तो हो नहीं सकती। तो चलिए अपने तीसरे चैप्टर में उन बड़ी सरकारी नीतियों पर नजर डालते हैं जो इस इंजन को फ्यूल दे रही हैं। सरकार ने इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। इसमें सबसे प्रोमिनेंट है बायो E3 पॉलिसी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये पॉलिसी सीधे सीधे स्मार्ट प्रोटीन, प्रिसिजन थेरेप्यूटिक्स और क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर पर फोकस करती है। दूसरी सबसे बड़ी गेम चेंजर पहल है RDI फंड, यानी रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन फंड। इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एक मैसिव कॉर्पस तैयार किया गया है। जी हां, 1 लाख करोड़।
इसका मकसद डीप टेक इनोवेशन और स्टार्टअप्स को स्केल अप करना है। साथ ही टियर 2 और टियर 3 शहरों में युवाओं और महिला एंटरप्रेन्योर्स को आगे लाकर एक इंक्लूसिव ग्रोथ पर भी जोर दिया जा रहा है। अब आप पूछेंगे कि इन पॉलिसियों का ग्राउंड लेवल पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक टाइम था जब हमारे देश में 100 से भी कम बायोटेक स्टार्टअप्स हुआ करते थे, और आज ये संख्या 11,000 को भी पार कर चुकी है। ये कोई मामूली उछाल नहीं है। ये साफ दिखाता है कि गवर्नमेंट का जो इंक्यूबेशन सपोर्ट रहा है और बायोटेक क्लस्टर्स को प्रमोट करने की जो रणनीति रही है, वो वाकई जमीन पर एक बड़ा बदलाव ला रही है। लेकिन देखिए, एक क्रिटिकल एनालिस्ट होने के नाते हमें सिर्फ अच्छी बातों पर ही नहीं रुकना है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो आइए चौथे हिस्से में उन प्रमुख चुनौतियों की बात करते हैं जिन्हें हमें हर हाल में पार करना होगा। अगर हम सिस्टम की कमजोरियों का एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करें तो 4 बड़ी रुकावटें सामने आती हैं। पहली है ग्लोबल कंपटीशन। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और चीन जैसे देशों के इकोसिस्टम हमसे कहीं ज्यादा पुराने और वेल एस्टैब्लिश्ड हैं। दूसरी बड़ी टेंशन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी राइट्स की। रिसर्चर्स के मन में अपने इनोवेशंस की चोरी का डर और प्रॉपर इंसेंटिव्स की कमी एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है। तीसरी चुनौती हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की है। सच कहें तो शानदार इनोवेशंस को एक कमर्शियल प्रोडक्ट में बदलने के लिए हमारे पास अभी भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की कमी है। और आखिर में ब्रेन ड्रेन। हमारी बेहतरीन साइंटिफिक टैलेंट अक्सर बेहतर मौकों की तलाश में विदेश चली जाती है, जो कि हमारे इनोवेशन पोटेंशियल के लिए एक बड़ा झटका है। कमियां तो हमने जान ली, पर समाधान क्या है? यही हमारा आखिरी चैप्टर है, द स्ट्रेटेजिक वे फॉरवर्ड। हम आखिर इस $1 ट्रिलियन के एम्बिशियस लक्ष्य तक पहुंचेंगे कैसे? इस रोड मैप को हम स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम, बायोसेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को इतना मजबूत और फास्ट बनाना कि अप्रूवल में सालों न लगे। दूसरा कदम, उसी 1 लाख करोड़ के RDI फंड का बिल्कुल स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना, खासकर उन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले डीप टेक प्रोजेक्ट्स के लिए। तीसरा, बायोटेक एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए ग्लोबल लेवल पर खुद को और ज्यादा इंटीग्रेट करना, ताकि हम दुनिया के लिए एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकें। और चौथा कदम है एडवांस्ड कैपेसिटी बिल्डिंग। हमें अपने लोगों के स्किल्स पर इन्वेस्ट करना होगा ताकि जो ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम हमने अभी डिस्कस की, उसे रोका जा सके। तो इस पूरे डीप डाइव के बाद हम एक बहुत ही क्रिटिकल और सोचने वाले सवाल पर आ खड़े होते हैं। 2047 तक अपनी बायो इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक ले जाने का विजन तो हमने सेट कर लिया है, पर क्या वाकई हमारे पास वो स्ट्रक्चरल रेजिलियंस और वो एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जो इस विशाल सपने को हकीकत में बदल सके? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर पॉलिसी मेकर्स और आप जैसे फ्यूचर लीडर्स को गहराई से सोचना चाहिए। इस खास एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इकोनॉमी के इन डायनामिक्स को समझते रहिए और हमेशा सही सवाल पूछते रहिए।